नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 17 के अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे। जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को इस सेशन से लाभ पहुँचने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, यह दीफू दर्रा जो है वह आपका अरुणाचल, जो कि हिमालय में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे स्थित है। अरुणाचल हिमालय का एक पार्ट है, तो एक लंबा श्रेणी होता है, लंबी श्रृंखला है, वह हिमालय का श्रृंखला है, वो अरुणाचल प्रदेश तक लगा है। तो यह दीफू दर्रा आपका वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे लंबी बांध। ठीक है, तो यह दोस्तों हीराकुंड बांध है। ठीक है, सबसे लंबी बांध है। और यह दोस्तों जब भी कोई डैम बना होता है तो किसी नदी पर बना होता है। तो यह किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर निर्मित है। ठीक है, महानदी पर बनाया गया है और यह आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, संबलपुर ज़िले में है। ठीक है, संबलपुर ज़िला एक बार मध्य प्रदेश के लिए आप चेक करेंगे, है ना, संबलपुर में पड़ता है। मध्य प्रदेश के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक करेंगे। ठीक है, हीराकुंड की अगर बात करेंगे तो हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है और इसका जो रेंज है वो 4800 मीटर तक है। ठीक है, इसके साथ कुछ अन्य पॉइंट है, जैसे आपका कि भाखड़ा नांगल दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यह भाखड़ा नांगल जो है वह साथियों विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, यानी कि ग्रेविटी डैम है, विश्व की सबसे ऊंची। इसके अलावा अगर हम बात करें रिहंद परियोजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यह आपको रिहंद नदी पर बनाया गया है और यह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागार्जुन सागर की, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी पर इसका निर्माण किया गया है और यह पड़ता है आंध्रा में, यह आंध्रा में पड़ता है। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो कि इस भारत में सबसे लंबी बांध का आंसर हो जाएगा हीराकुंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। पूछा गया कि भारत के संसद में लोकपाल विधेयक के बारे में। वैसे तो इसको पारित करने के लिए बार बार प्रयास होता रहा, चर्चाएं होती रही। ठीक है, लेकिन 2019 में दोस्तों 2019 में पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, अभी यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश कब किया गया, वो बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। 1968 में पेश किया गया। ठीक है, और कई बार प्रयास भी किए गए, लेकिन 2019 की अगर बात करेंगे तो पहले 2019 में पहले लोकपाल जो है वह पिनाकी चंद्र घोष थे। पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल के रूप में घोषित किए गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। 2006 की धारा 90 उसकी सब सेक्शन उपधारा की अगर बात करेंगे 1 के अंतर्गत ग्राम कचहरी की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र जो है वह ग्राम पंचायत क्षेत्र का होता है, ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है और यह जो है ग्राम कचहरी वह सरपंच, पंच और न्याय मित्रों से मिलकर के बना होता है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। यह जो संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम है दोस्तों, वह पंचायत से नहीं होकर किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है, नगर पालिका से यह संबंधित है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है
वह पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है आपका। इसके अलावा सभी पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया जाएगा पंचायत संबंधी में, तो यह भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ऐसा अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ ए, सी और बी आपका डी आपका सही था। बी में जो दिया हुआ था 74वां संविधान संशोधन जो है वह साथियों पंचायत से संबंधित नहीं होकर किससे संबंधित हो जाएगा, नगर पालिका से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। देखिए प्रश्न को पढ़िए, ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसा कारनामा करने वाली संतोष यादव जो है वह पहली महिला बनी है। संतोष यादव जो है 1992 और 1993 में इस पर माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, उस पर चढ़ाई की थी और विश्व की प्रथम महिला बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तेबई थी। अगर हम प्रथम महिला की बात करेंगे, प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो वह दोस्तों जुंको तेबई थी और उनका संबंध जो है वह दोस्तों जापान से था, जापान देश की रहने वाली थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल है, उन्होंने 1984 में चढ़ाई की थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। मूल आधार गांधीवादी विचारधारा जो लगते हैं उनका मूल आधार दोस्तों जो है वह धर्म और नैतिकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। महात्मा गांधी धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे और महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा गांधी जी का विचार था। गांधी जी सबसे अधिक महत्व सत्य को दिए थे, इसलिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का भी उनका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, उन्होंने ऐसा भी दिया है। प्रश्न संख्या 8, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों यह जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो। वह दोस्तों इन्होंने सितार के साथ साथ तबला का भी आविष्कार किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो अमीर खुसरो को हिंद का तोता यानी कि तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 9, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है, जनता के लिए अफीम की भांति है, ऐसा कहा गया था मार्क्स के द्वारा। मार्क्स ने कहा था यह जनता के लिए जो है धर्म शब्द जो है वह दोस्तों एक अफीम की भांति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि दोस्तों उनका संबंध है योग से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पतंजलि योग दर्शन के जनक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, रजत क्रांति का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध रजत क्रांति की अगर बातें में करें, देखिए श्वेत क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर रजत क्रांति की अगर बात करेंगे दोस्तों तो वह आपका अंडा उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो अंडा उत्पादन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। वहीं दुग्ध उत्पादन जो है उसका श्वेत क्रांति से संबंध है। तिलहन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसका संबंध पीली क्रांति से है। ठीक है, और अनाज उत्पादन की बात करेंगे तो इसका संबंध हरित क्रांति से है। ठीक है, हरित क्रांति से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 12, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। तो यह आपको दोस्तों असम में पड़ता है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह आपका असम में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा राजीव गांधी जो है राजीव गांधी ओरंग, ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह भी आपका असम में ही पड़ता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यह नागालैंड की, या नागालैंड छोड़िए सिक्किम की अगर बात करें तो यह दोस्तों सिक्किम जो है वह वहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एवं माओलिंग उर्ला है ना, माओलिंग जो है राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। प्रश्न संख्या 13,
भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री दोस्तों पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें आपका 3 तो है प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, अभी आपको याद कराते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश आपका हो गया, साथ ही साथ मध्य प्रदेश हो गया, और इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, 3 आपका ऐसे प्रदेश हो गया। चौथा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और 5वां दोस्तों आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा आपका 5वां हो गया। इन 5 जगह से होकर के, इन 5 राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। इसके अलावा अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो वह दोस्तों जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका मैंने कोड बताया था कि मित्र, पर, गमछा, झाड़। ठीक है ना। अगर बात करेंगे दोस्तों, मी से मिजोरम होगा, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है दोस्तों? तो यह आपको कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1336 में हुई थी, और हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी आपको तुंगभद्रा नदी है, हम्पी जो है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों, कहाँ पे पड़ता है? तो यह दोस्तों आपका मुंबई में नहीं दोस्तों, हाँ ठीक है, मुंबई में पड़ता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा मिस कर रहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट की का उत्पादन सबसे ज़्यादा बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम, सुंदरवन जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसका नाम सुना होगा। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो जूट उत्पादन के लिए विख्यात है, सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखता है, और भारत में प्रथम जूट कारखाना एडिसना में 1855 में स्थापित किया गया था। जूट को दोस्तों गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, नीलगिरी की पहाड़ी है, इसके क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो आप जानते हैं कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोंडा नामक जनजाति पाई जाती है। टोंडा नामक जो है दोस्तों जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र जो है वह तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से आपका गलत है? अब देखिए दोस्तों, पहले नंबर ऑप्शन में संस्कृत की बात करें तो यह शास्त्रीय भाषा, इसमें से अलग अलग शास्त्रीय भाषा है, और कब इसे मान्यता प्राप्त किया गया, मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया है ना? तो 2004 की अगर बात करेंगे तो संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधित जो है यह मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे 2005 में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान किया गया था। बाद बाकी कन्नड़ 2008 आपका सही है, मलयालम 2013 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी, और उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा के रूप में 2014 में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? अस्थायी सदस्य क्या मतलब दोस्तों? परमानेंट। तो पूछा गया है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य देश है, जो कि आपका अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका है, साथ ही साथ फ्रांस है, चाइना है,
चाइना है, रसिया है और आपका इंग्लैंड पड़ता है। ठीक है, हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, मैटर से मतलब है ना। कुल मिला के 10 अस्थाई अस्थायी देश हैं। यहाँ पे अस्थायी तो 5 हो गए, 10 अस्थायी देश हैं जिसका चुनाव महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो 5 आपका अस्थायी हो जाएगा और 10 आपका अस्थायी हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो देने का यानी कि वीटो का अधिकार प्रदान नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय है दोस्तों मनीला पड़ता है, जो कि आपका फिलीपींस में स्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। उससे पहले अगर हम बात करें IMF, ठीक है ना, इंडियन मॉनेटरी फंड की अगर बात करें, इंडियन मॉनेटरी फंड है ना, उसके वर्तमान प्रबंध निदेशक आपके बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का भी प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? कुल मिला के जो है राशियों की संख्या 12 है और नक्षत्रों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 27 है। ठीक है, राशि आपका 12 है और नक्षत्रों की संख्या दोस्तों 27 है। नक्षत्र समूह को राशि के नाम से जानते हैं या राशि कहा जाता है। पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजर जाती है उसे नक्षत्र कहा जाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या दोस्तों 8 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रियन नाम है इनका। A.O. ह्यूम जो है उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड एक सिविल सेवक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तमस उपन्यास जो है इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी थे। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद ने कई सारे उपन्यास लिखा है जिसमें से आपका गोदान है। ठीक है, बहुत सारा है, 1-2 नाम क्या लें। बलराज साहनी की अगर हम बात करें दोस्तों तो बलराज साहनी के द्वारा भी कई सारे लिखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की आज़ादी हुई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। ठीक है, अब विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करें दोस्तों तो विंस्टन चर्चिल जो है वह इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उससे पहले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह, उस समय पामर्स्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1932 के समय, जो कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन का क्षेत्र जो है उससे संबंधित मुद्दा पर गांधी जी अड़ गए थे। और तब जाके अम्बेडकर जो है आधे अधूरे मन से उन्होंने हस्ताक्षर किया था, उनके बीच समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 27। सिंह का संरक्षण होता है। सिंह का संरक्षण करने का मतलब कहाँ पे है साथियों? तो गिर नेशनल पार्क में है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में सिंह के संरक्षण के लिए यह गिर नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो मानस नेशनल पार्क जो है वह आपका असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? मानस नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में पड़ता है और यह हाथी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है
और यह बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। बाघों के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो यह इनका संबंध दोस्तों त्रावणकोर से था। त्रावणकोर रियासत से इनका संबंध हुआ करता था। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र जो है वह दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखते हुए शकुंतला का है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और इसे शेयर जरूर करेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है या अमरकंटक से होता है? ठीक है, तो यह हो जाएगा सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो बिहार में पटना से निकल कर के गंगा में मिलती है, मनेर, है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ नर्मदा निकलती है, ठीक है ना, नर्मदा भी निकलती है, साथ ही साथ महानदी भी निकलती है, महानदी भी निकलती है और सोन भी निकलती है। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन सोन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसे दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में इसे पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का संकल्प, और इसे पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। इसी कारण से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा इसलिए ताकि इस दिन को आदमी भूले ना। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था? तो दोस्तों यह वेनिस से भारत आया था 1292 से लेकर 1294 के मध्य। मार्को पोलो इटली के यात्री और व्यापारी थे। प्रश्न संख्या 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के सब सेक्शन ख के अधीन या अंतर्गत कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो इसके अंतर्गत जो है वह आपको पंचायत की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 243 के उप अनुच्छेद ख के अधीन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 और 243(9) का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह दोस्तों पांडुवंश, ठीक है, पांडुवंश के शासनकाल में रानी वसाटा ने ईंटों से युक्त जो है एक मंदिर का निर्माण कराया था। यह दोस्तों राजा यशोवर्मन की पुत्री हुआ करती थी। राजा यशोवर्मन की पुत्री हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रसिद्ध त्वांग मठ जो है वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों अरुणाचल में पड़ता है। बौद्धों का सबसे बड़ा, भारत के लिहाज से सबसे बड़ा यह मठ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? यह किस कार्य को नहीं करती है? तो समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। तो शब्द जो है यह नाइक वर्ड जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दोस्तों विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? नाइक एक अमेरिकी कंपनी है और इसका स्लोगन है दोस्तों जस्ट डू इट इसका स्लोगन है। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन इसमें से गलत दिया हुआ है? अब देखिए दोस्तों पहले नंबर ऑप्शन में राज्यसभा का नेतृत्व सभापति के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का नेतृत्व जो है परिचालन सभापति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का क्या होता है? स्पीकर होता है। तो विधानसभा का स्पीकर होगा? नहीं होगा। अब विधानसभा जो है वह स्पीकर के द्वारा नहीं चलाया जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा गलत हो जाएगा। बाद बाकी क्या है? सारा का सारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
विधानसभा जो है वह विधानसभा की अध्यक्षता करते हैं, संचालन करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, न कि स्पीकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल मिला के दोस्तों 12 सदस्यों की को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, और वह सभी अलग अलग विषयों में क्या होते हैं? दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। डोल उत्सव या डोल जात्रा इस त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय रंगों का त्यौहार होता है, जो कि बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत होती है, उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। ठीक है, कृष्ण और राधा को समर्पित यह त्यौहार है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का यह अंतिम त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? 2022 के लिए पूछा जा रहा है। तो यह पुरस्कार जो है वो बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। बद्री नारायण को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से तुमड़ी के शब्द, ठीक है, याद भी रख लेंगे इसको, तुमड़ी के शब्द, इसके लिए एक कविता थी, इसी कविता के लिए इन्हें यह साहित्य सम्मान से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? यह विक्ट्री सिटी जो है इसके लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि आपका मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम हारून, और कई सारी हैं, सेंटिमेंट वर्सेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो दोस्तों यह कारनामा किया गया है, ऐसी उपलब्धि हासिल की गई है डी गुकेश के द्वारा। उन्होंने विश्वनाथन आनंद जो भारत के शीर्ष स्थान पर हुआ करते थे चेस के खिलाड़ी, उनको पछाड़ करके डी गुकेश जो है वह आगे निकल गए हैं। दोस्तों इस फीडे की रैंकिंग में विश्व के 8वें नंबर पर शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बन गए हैं। ठीक है, चलिए, और विश्वनाथन आनंद का स्थान 9वां था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों इलावेलिन वालारिवान, ठीक है, नाम बहुत है दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है भारत के किस खिलाड़ी ने, ठीक है ना। अब बताइए ये भारत से संबंधित है ना। तो ISSF विश्व कप में भारत के इलावेनिल वालारिवान ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो सही है, भारत से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक गुटेन वर्ग है, जो कि 1490 के दशक में इसके क्या कर थे, इसका आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों तिरुवनंतपुरम में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को चुनना है। एक तरफ आपका बुक है यानी कि पुस्तक है, और दूसरी तरफ इसके ऑथर है यानी कि लेखक है। इसमें से कौन आपका सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है विदर इंडिया। ठीक है, विदर इंडिया को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा। और इसके लेखक कौन थे, किसने इसको लिखा था? तो नेहरू जी ने लिखा था। ठीक है, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा था। जबकि लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने, गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने, और इंडिया एंड कम्युनिज्म को भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48।
राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? किस राज्य के निवासी थे ये राजकुमार शुक्ल? तो इसका संबंध जो है, इनका संबंध दोस्तों मुरली भड़ावा से था। ठीक है, मुरली भड़ावा से राजकुमार शुक्ल का संबंध था, गांव था इनका, एक गांव था जो कि चंपारण में स्थित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? 20 एकड़ ज़मीन जो है वह दान दिया गया था खैरू मियाँ के द्वारा। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामिनेशन में इस टाइप का एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने इलाज संबंधित एक प्रश्न था जिसमें बत्तख मियाँ था। तो इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 50। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी या किसके द्वारा कही गई थी? ऐसा कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1946 में यह बात सरदार पटेल के द्वारा कही गई थी। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। इस दौरान नोआखली में केवल 6000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, लगभग, केवल नहीं कहेंगे, 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और उस समय मुस्लिम लीग ने अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करते हैं? यह न्यूटन की किस गति का नियम है दोस्तों? तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति के नियम की सबसे पहले व्याख्या जो है सर आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था, उनके द्वारा एक लिखी पुस्तक है दोस्तों, प्रिंसिपिया, पूछा जाता है, आप इसे याद कर देंगे। प्रथम नियम में क्या कहा गया है कि कोई वस्तु जब विराम अवस्था में रहेगी तो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए, या गति में रहेगी तो गति में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसे ही दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। प्रश्न को समझिए, क्या ये रहा है कि एक जो साधारण जो होता है नॉर्मल आवर्धक ग्लास है, उनमें से, ग्लास कहने का मतलब पानी पीने वाला नहीं दोस्तों, कांच का, ठीक है ना, जो आपका स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है, तो उसमें आवर्धक ग्लास निम्न में शामिल होता है, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन के नाम से जानते हैं या आवर्धन से संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 53। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधुनिक जो है मॉडर्न है ना, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पे आधारित है दोस्तों? तो वह आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है वह मोसले थे। ठीक है, इनमें कुल 18 वर्ग इनके द्वारा बताए गए थे, कुल 18 वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी, इसका निर्माण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों यह जो कठोर होता है जल, उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण जो है जल जो है दोस्तों वह कठोर होता है। जल की अस्थायी जो है, यानी कि जल तो अस्थायी रूप से कठोर नहीं होता है, अस्थायी इसकी कठोरता को उबाल कर, अगर जल को आप बॉयल करेंगे तो इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 57। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो यह दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है दोस्तों एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम जो है वह तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। कैंडिल ज्योति जो है वह तीव्रता का मात्रक SI है ना।
कैंडिल ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो कुल 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं वायुमंडल में। 21% जो है वह आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा जो है 0.03% के पास पाई जाती है, और अन्य कई सारी गैसें होती हैं 0.71%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा कम प्रकीर्णन यानी कि फैलाव? ठीक है, सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज़्यादा फैलाव जो है वह बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन जो है वह लाल रंग का होता है। इसीलिए बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और कम प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है, सही सीक्वेंस है दोस्तों यहाँ पे O, F, N और C। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा विटामिन है दोस्तों? तो यह है विटामिन B1, इसे थायमिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 की अगर बात करेंगे तो इसे राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इसे आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसे किस नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 62। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो कपड़ों की छपाई में और साथ ही साथ आग बुझाने, इन दोनों कार्य में जो है दोस्तों वह एल्युमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्न में से कौन सी संयोजन जो अभिक्रिया है वह है? इसमें से संयोजन अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों? तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन को देखिए, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 है। यह सारी के सारी संयोजन अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, कैसे? अब देखिए यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, H2O, साथ में क्या बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे क्या है 4Al अल्मोनियम है, और O2 है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बन गया 2Al2। तो यह दोस्तों एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या जो दोस्तों 18 ही होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, आप सभी ऐसा जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण से आम का कलर जो है वह पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है ना, पर्णपितक, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ होता है? किसका बर्तन में ऐसा देखने को मिलता है? तो दोस्तों आप तांबा के बर्तन में अगर देखिएगा तो उसमें ग्रीन कलर का, काई कलर का रंग आ जाता है हल्का हल्का। तो दोस्तों जब यह तांबा का बर्तन हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहेगा तो उसमें क्या होगी, हल्की हरी रंग की कोटिंग आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 68। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान यानी कि चेकअप के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने यानी कि प्रकाश वहाँ पे फोकस करने पर, लाइट जलाने पर, ऐसा कहिए देहाती वर्ड में, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में कहिए, जिससे प्रकाश आपके दांत पर डॉक्टर दिखाता है चेक करने के लिए, चेक कर रहा होता है उस दौरान।
निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्टर किस किस्म का दर्पण उस दौरान यूज करता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखाता है? बड़ा प्रतिबिंब बड़ा फोटो दिखाता है, उसका दृश्य जो है, चित्र जो है बड़ा बनता है। इसी कारण से चिकित्सा परीक्षण में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 69, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होगा? तो दोस्तों सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 70, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। कहाँ पे होगी दोस्तों? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो है वह प्राथमिक उत्पादों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। प्राथमिक उत्पाद में मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? कौन सा तत्व है दोस्तों? तो यह है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक तत्व की परमाणु संख्या आपकी 33 होती है। इसके अलावा ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है नियॉन की जो है परमाणु संख्या 10 होती है। इसके अलावा अगर बेरियम की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी परमाणु संख्या 56 होती है। आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। फिलहाल ऑप्शन सी नंबर जो आर्सेनिक है यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी की परमाणु संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इसका जीन होता है, इसका जीन क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है SSRNA। ठीक है, SSRNA ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और इसका जीन SSRNA होता है। SS का अर्थ अगर हम बात करेंगे, इस SS का अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और यह हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा स्टेटमेंट सही कहा गया है उसे हमें बताना है। अब दोस्तों पहला ऑप्शन है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है आपका। CaCO3 को अकेले, कैल्शियम कार्बाइड को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही है, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा? सब सत्य है या सब असत्य है? अब दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है, यानी कि यहाँ असत्य है। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सब सत्य, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 74, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। अगर जल में जब नमक को घोल दिया जाएगा तो समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? क्या होता है मतलब इसका? तो वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ को अलग अलग ना देखा जा सके समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शरबत, दूध, वायु। अब देखिए शरबत में चीनी पानी जब मिल जाएगा तो एक लेखा दिखाई देगा, एक जैसा नहीं लगेगा, मतलब सॉरी अलग अलग नहीं दिखाई देगा, सब मिक्स हो जाएगा, तो उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो यह है आपका लाल रक्त कोशिकाएं जो कि गोलाकार होती हैं, और आपका पेशी कोशिका जो है वह तुर्करूपी होती है। तो दोनों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से सेट नंबर 17 आपका कंप्लीट होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें सेट नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी इसे कंप्लीट देखेंगे और अगर समझ में ना आए तो इसे दोबारा देखेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को वहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।